गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था पर्यावरण प्रदूषण के बारे में और हम लोग हैं पार्ट सी शुरू ही किया था हमने। तो पार्ट सी में है हमारा क्या, पर्यावरण प्रदूषण, एटमॉस्फेयर वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में शुरू किया था। कल हमने बेसिक से समझा था कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषक क्या होते हैं, ठीक। इसके बाद बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्या होते हैं, इनके बारे में। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट क्या होते हैं, इसके बारे में भी समझा था, क्योंकि प्रीलिम्स में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छी तरह से। ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन से ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन को दर्शाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई प्रश्न पूछे तो आराम से बना लीजिएगा आप लोग। हालांकि जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो एक एक पॉइंट को फिर से दोबारा से डिस्कस करेंगे ही। फिर हमने डिस्कस किया था कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट दोनों का। अब बात करते हैं कि जो पर्यावरण प्रदूषण है, कितने तरह का पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो हेडिंग लगाइएगा पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, और उसमें भी पहला आपको हेडिंग लगाना है वायु प्रदूषण। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग क्या, वायु प्रदूषण। तो पहला प्रदूषक है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। तो देखिए वायु प्रदूषण है क्या। अगर आपसे सबसे मैं पूछूं कि मुझे बताइए वायु क्या होता है, तो क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही वायुमंडल वगैरह के बारे में। यहां सामान्य सा बता देता हूं मैं। तो अगर आपसे पूछे कि वायु क्या है, तो आप कह सकते हैं वायु है गैसों का समांगी मिश्रण। गैसों का समांगी मिश्रण है, इंपॉर्टेंट। कुछ गैसें हैं और जो गैसें क्या हैं, एक निश्चित अनुपात में मिली हुई हैं। तो गैसों का समांगी मिश्रण ही वायु कहलाता है। तो और प्रदूषण तो आप जान रहे हैं, प्रदूषण है अवांछनीय परिवर्तन, अनवांटेड चेंज है। तो जब कभी स्थायी गैसों का जो अनुपात है, इसमें स्थायी गैसों के अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, इसे कहा जाता है वायु प्रदूषण। और कुछ प्रमुख वायु प्रदूषक होते हैं या प्रमुख वायु प्रदूषण करने वाली कुछ गैसें होती हैं जो मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का कार्य करती हैं। और वायु प्रदूषण का कार्य करने वाली जो प्रमुख इंपॉर्टेंट गैसें हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट गैस होती है, इसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वायु प्रदूषण करने वाले प्रमुख वायु प्रदूषक हम कह सकते हैं क्या, प्रमुख वायु प्रदूषक। और प्रमुख वायु प्रदूषकों में सर्वप्रथम जो पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना है, वो करना है किसके वाले बारे में, तो कार्बन मोनो ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्रोत क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख जो स्रोत है, तो इसका अगर बात करें हम किसकी, स्रोत की, सोर्स क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से। तो प्रमुख जो स्रोत होता है वो क्या है, आप कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। इसके अतिरिक्त सिगरेट का धुआं, इन सब से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो दूसरा हम यहां लिख सकते हैं क्या, सिगरेट का धुआं। तो सिगरेट के धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार की रंगहीन, एक प्रकार की गंधहीन और स्वाद रहित गैस है। कैसी गैस है, तो आप कह सकते हैं ये रंगहीन है, ये गंधहीन है, और कैसी है, और ये है स्वाद रहित गैस है।
तो ना तो इसमें रंग है, ना ही इसमें गंध है, और स्वाद रहित गैस है। और इसके साथ ये नॉन इरिटेटिंग होती है, जिसे हम कह सकते हैं अनुत्तेजक गैस है एक प्रकार की। तो ये एक प्रकार की अनुत्तेजक गैस है, नॉन इरिटेटिंग। तो ये कैसी है, हम कह रहे हैं अनुत्तेजक, नॉन इरिटेटिंग गैस है, अनुत्तेजक है, नॉन इरिटेटिंग है, ठीक। अब अगर इसका हल्का सांद्रण होता है, कंसंट्रेशन है, सांद्रण का मतलब कंसंट्रेशन, तो अगर इसका हल्का सांद्रण है तो हल्के सांद्रण से सिर दर्द जैसी चीजें हो सकती हैं, सिर दर्द वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर इसका सांद्रण बढ़ते बढ़ते बहुत अधिक बढ़ जाए तो ये गैस मृत्यु का कारण भी बन सकती है, तो ये गैस मृत्यु का कारण भी बनती है, ध्यान रखना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो मृत्यु का कारण भी बन सकती है अगर इसका कंसंट्रेशन एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है वो क्या है, तो हमारे रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। बायो में इन सब बातों को ठीक से हम लोग समझते हैं। तो हमारे रक्त में होता है क्या, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का क्या काम है आप जानते हैं कि ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। तो ऑक्सीजन के अणु जाते हैं और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाते हैं, और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होता है, और जहां इनका इस्तेमाल होना होता है उस जगह पर यूज हो जाता है, ठीक है। जब कभी कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन के दौरान आपके शरीर के अंदर जाती है तो ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन के साथ 210 गुना से लेकर के 300 गुना तक, तो 210 गुना मिनिमम ध्यान रखना है आपको, 210 गुना से भी अधिक तीव्र गति से किससे जुड़ जाता है, हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन के साथ साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसे कहते हैं क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बना रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन के वहन को, ऑक्सीजन के वहन को प्रभावित करता है, क्योंकि जहां जुड़ना चाहिए था किसको, ऑक्सीजन को, वहां जुड़ गया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, और बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जितना जितना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाएगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाएगी। तो इससे क्या होता है, इसका दुष्परिणाम क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और इससे ऑक्सीजन के वहन को प्रभावित करता है, और इन सब प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा के घटने से ऑक्सीजन का वहन प्रभावित हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा घटने से एस्फेक्सिया नामक बीमारी रोग हो जाता है। एस्फेक्सिया, या हम कह सकते हैं दम घुटने, एस्फेक्सिया के कारण मृत्यु हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड व्यक्ति की मृत्यु भी करा सकती है अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत अधिक तेजी से बढ़ता चला जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सांद्रण अगर एक सीमा से अधिक बढ़ गया तो क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन का वहन कम होता जाएगा,
ऑक्सीजन का वहन जैसे जैसे घटता चला जाता है वैसे वैसे क्या होगा, आप कह सकते हैं एस्फेक्सिया होगी, और एस्फेक्सिया के कारण मृत्यु भी हो सकती है। दूसरी तरफ क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न करती है, और इसके कारण सेरिब्रल एनॉक्सिया जैसा रोग होता है। तो एक रोग और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल एनॉक्सिया। तो सेरिब्रल एनॉक्सिया जैसे डिजीज हो सकती हैं। तो एस्फेक्सिया भी हो सकती है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, सेरिब्रल एनॉक्सिया जैसे डिजीज हो सकते हैं, और इन सब के कारण अंततः क्या हो सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं। बीमारियों को जरूर ध्यान रखना है हमको पोल्यूशन में, क्योंकि प्रीलिम्स में बीमारियों के नाम से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो ये था कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कुछ और बात ध्यान रखना है, हरे वनस्पति जो होते हैं, हरे वनस्पति इस कार्बन डाइऑक्साइड से सूर्य के प्रकाश में कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करके एक प्रकार का अम्ल बना लेते हैं, और उस अम्ल का इस्तेमाल हो जाता है, वनस्पति इस्तेमाल कर लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड के दुष्प्रभाव को कम कर देते हैं। दूसरी तरफ जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता, तब हरे वनस्पति कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करते हैं, तो ऑक्सीकरण कर देते हैं, और ये चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हरे वनस्पति जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के दुष्प्रभाव से मनुष्य की, या हम कह सकते हैं वातावरण की रक्षा करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करते हैं। तो हरे वनस्पतियों के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब दूसरा जो प्रमुख प्रदूषक है, जिसे हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर मेजर जो पोल्यूटेंट है हमें वो डिस्कस करने हैं, और उनसे होने वाली जो इंपॉर्टेंट डिजीज वगैरह हैं या उनके और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो एक आध बातें ही डिस्कस करनी है, ध्यान रहे। तो दूसरा है कार्बन डाई ऑक्साइड। तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्रोत आपसे पूछा जाए कि सोर्स क्या है, तो सबसे बड़ा सोर्स तो श्वसन ही है। तो एक सबसे बड़ा सोर्स क्या है इसका, श्वसन। जीव जंतु वनस्पति सब श्वसन कर रहे हैं, और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मुक्त करते हैं, तो श्वसन। दूसरा बड़ा सोर्स क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का दहन। तो दूसरा है जीवाश्म ईंधन का दहन। जीवाश्म ईंधन का दहन, और जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है, इसकी मात्रा जब बढ़ने लगती है, तो ध्यान रहे कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह गैस है। कैसी गैस है, जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव या इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव अथवा ग्रीन हाउस इफेक्ट या प्रभाव बढ़ जाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के बढ़ने से क्या होता है, तापमान बढ़ता है, और इस तापमान के बढ़ने से वैश्विक ऊष्मन होता है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हो सकता है यहां पर आप लोगों को लगा हो कि सर ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे बढ़ रहा है, एक आध बातें 1 मिनट के डिस्कशन में समझ लेते हैं, 2 मिनट के डिस्कशन में। मान लिया हमने कि पृथ्वी है, ठीक है, कि क्या है, हम कह सकते हैं कि यह है पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी के चारों ओर फैला वायु का जो आवरण है
इसे वायुमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, इस वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जिन गैसों को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसें। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो वायुमंडल में कुछ गैसें उपस्थित हैं, इन गैसों को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसें। कौन सी? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जैसे आगे जहां भी ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा तो इसी से समझ लेना है हमें, सब हर जगह काम चला लेंगे यहीं से। जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर्स, जैसे कि वाटर वेपर, ठीक है, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ध्यान ये रखना है कि ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा, तो सूर्य से जो पृथ्वी की तरफ ऊर्जा आ रही है वो विकिरण के रूप में आती है, रेडिएशन के फॉर्म में आती है, और इस रेडिएशन को कहा जाता है शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण। ये एक ऐसा रेडिएशन है जिसका तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? कम होता है और फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। फ्रीक्वेंसी अधिक और तरंग दैर्ध्य कम होता है। इस प्रकार के रेडिएशन को हम कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। ठीक है, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है, यहां पर सिर्फ इतना ही समझना है, ये डिटेल में पूरा टॉपिक है होता है। एक टॉपिक है इंसोलेशन, वहां पे समझा जाता है इसको, फिर भी काम चलाने के लिए हमें समझ लेना है कि शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या है। तो साधारण शब्दों में हमने ये समझा है कि एक प्रकार का विकिरण है और सूर्य से आने वाला एक प्रकार का विकिरण है। कैसा विकिरण है? ऐसा विकिरण है जिसका तरंग दैर्ध्य कम है और आवृत्ति अधिक है, इसे हम कह रहे हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। अब ये लघु तरंग विकिरण जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो इस लघु तरंग विकिरण को पृथ्वी पर आ जाने देती हैं। इनके लिए परमेबल होती हैं, या आप कह सकते हैं पारगम्य होती हैं। तो परमेबल होती हैं। अब जब ये पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी गर्म हो जाती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो पृथ्वी भी रेडिएशन को बाहर निकालती है, और पृथ्वी गर्म होने के पश्चात ऊष्मा को बाहर निकलती है, और जो ऊष्मा निकलती है वो भी विकिरण के रूप में निकलती है। लेकिन इस विकिरण को कहा जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण। लॉन्ग वेव रेडिएशन ऐसा विकिरण होता है जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और आवृत्ति कम होती है। ध्यान रहे। तो पृथ्वी क्या हुआ? पृथ्वी इससे गर्म हुई, और गर्म होने के पश्चात पृथ्वी ने क्या किया? पृथ्वी ने लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में क्या किया? ऊष्मा को बाहर निकाला। तो विकिरण के फॉर्म में ऊष्मा को बाहर निकाल रही है, और इसे हम क्या कह रहे हैं? ये है लॉन्ग वेव रेडिएशन, LWR लिखा है मैंने, लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण। अब ग्रीन हाउस गैस के बारे में समझते हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये गैसें इस शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए, यानी कि लघु तरंग विकिरण के लिए परमेबल होती हैं, इसे आसानी से आ जाने देती हैं सतह की ओर, और ये सतह की ओर आता है तो सतह गर्म हो जाती है। लेकिन जब सतह से बाहर विकिरण जा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को वापस पृथ्वी की सतह की ओर भेज देती हैं अवशोषित करके। तो इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को अवशोषित करके वापस पृथ्वी की ओर भेज देती हैं, इसे कहा जाता है काउंटर रेडिएशन। काउंटर रेडिएशन। तो बताइए, जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी, तो हम कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं? हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं ना कि ग्रीन हाउस गैस गैसों की मात्रा अगर बढ़ रही है, जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ये काउंटर रेडिएशन पृथ्वी की ओर और ज्यादा आने लगेगा, है ना।
वैसे वैसे वापस आएगा काउंटर रेडिएशन और अधिक मात्रा में। तो हम कह सकते हैं कि काउंटर रेडिएशन, इसे कहा जाता है प्रतिलोम विकिरण। तो प्रतिलोम विकिरण का दर, प्रतिलोम विकिरण का दर भी बढ़ जाएगा, है ना। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी, काउंटर रेडिएशन बढ़ जाएगा। अब ये काउंटर रेडिएशन जब पृथ्वी की ओर वापस आ जाएगा तो ये क्या करेगा, यहां के तापमान को बढ़ा देगा ना, है ना। तो तापमान बढ़ जाएगा पृथ्वी का। तो जैसे जैसे प्रतिलोम विकिरण का दर बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं पृथ्वी का औसत तापमान भी बढ़ जाएगा। और औसत तापमान बढ़ेगा तो इससे जो प्रभाव पड़ेगा उसे कहा जाएगा वैश्विक ऊष्मन। वैश्विक ऊष्मन जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक ऊष्मन का प्रभाव बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ जाएगा। बातें क्लियर हैं? तो ध्यान दें कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो सूर्य से आने वाले लघु तरंग विकिरण के लिए पारगम्य, किंतु पृथ्वी से निष्कासित दीर्घ तरंग विकिरण के लिए अपारगम्य होती हैं। वायुमंडल में जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है वैसे वैसे प्रतिलोम विकिरण का दर बढ़ता जाता है। प्रतिलोम विकिरण के दर में वृद्धि से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है और अंततः भूमंडलीय ऊष्मन अथवा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो अगर अब आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, एक इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा, और ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा इसका मतलब है कि तापमान बढ़ेगा, और अंततः क्या होगा, वैश्विक ऊष्मन की स्थिति बन जाएगी पृथ्वी में। तो अंततः ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक, कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ेगा और वैश्विक ऊष्मन बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं इस बात को कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं हरे वनस्पति, और हरे वनस्पति क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का फोटोसिंथेसिस करते हैं और सौर ऊर्जा का क्या करते हैं, इसे जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करना है, या हम कह सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव को कम करना है और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करना है तो वृक्षारोपण करना पड़ेगा। जैसे जैसे वृक्षारोपण अधिक होगा वनस्पति की सघनता कम बढ़ेगी, तो वनस्पति की सघनता अगर बढ़ जाएगी तो वनस्पति की सघनता बढ़ने के साथ साथ दो बातें होंगी। पहला तो ग्रीन हाउस प्रभाव कम हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होगा, कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ वनस्पति की सघनता बढ़ने से आप जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता बढ़ जाएगी। याद है ना, हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, तो जहां वनस्पति की सघनता अधिक वहां पारिस्थितिक की उत्पादकता अधिक। तो दो काम किए जा सकते हैं। क्या किया जा सकता है, वनस्पति की सघनता बढ़ाई जा सकती है, और वनस्पति की सघनता अगर बढ़ जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो ग्रीन हाउस प्रभाव हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसमें ये सब कम हो जाएंगे ग्रीन हाउस का प्रभाव, और दूसरी तरफ इससे वातावरण में जो पारिस्थितिक उत्पादकता है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो डबल फायदे मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट गैस है, तीसरी गैस के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, और तीसरी गैस है मीथेन। तो अब हेडिंग लगाइएगा मीथेन।
ठीक है। इसके सोर्स ध्यान रखने हैं, कहां कहां से निकलती है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल, कोयला आदि का जो खनन होता है वहां से भी मीथेन गैस निकलती है। तो सोर्स से प्रश्न पूछता है तो पहला ध्यान रहे, क्या आपको याद रखना है, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला आदि का खनन, इन जगहों से भी मीथेन गैस निकलती है। दूसरा, अगर कोई क्षेत्र है और एनारोबिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जल भराव का क्षेत्र है और दलदल क्षेत्र है, जल भराव वाला क्षेत्र है और वहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया रहते हैं, और वो बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया वगैरह, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मीथेन गैस निकालते हैं। तो दूसरा एक क्षेत्र हो सकता है, ध्यान रहे, आप लोग ध्यान रखिएगा, जल भराव का क्षेत्र, इस जल भराव के क्षेत्र से भी मीथेन गैस निकलती है। तो कोई दलदल भूमि भी हो सकती है, कोई धान का खेत भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, चाहे दलदल भूमि आ जाए तो भी यही लगाना है, धान का खेत आ जाए तो भी यही लगाना है। प्रीलिम्स में ऐसे ही ऑप्शन पे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो पहला तो हमने देख लिया, क्या प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला आदि का जो खनन क्षेत्र है इन क्षेत्रों से, और दूसरा है कोई भी जल भराव का क्षेत्र है और इस जल भराव वाले क्षेत्र में चाहे दलदल भूमि हो, चाहे धान का खेत वगैरह इत्यादि हो। एक और अगला पॉइंट भी है ध्यान रखने वाला, ठीक है। जंतुओं के अपशिष्ट, तो जंतुओं के अपशिष्ट से जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, जुगाली करने वाले पशु, ये जुगाली है, ध्यान रहे, जुगाली करने वाले पशु, ठीक है। दीमक, तो दीमक जो बाल्मी बनाता है, ये ध्यान रखिएगा, दीमक, ठीक। तो इन सब जगहों से क्या होता है, मीथेन गैस का प्रभाव, मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, निकलती है। और मीथेन गैस के बारे में दूसरी बात क्या है, तो मीथेन गैस भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो आगे की सारी कहानी आपको पता ही है कि ग्रीन हाउस गैस है, इसकी मात्रा बढ़ेगी, तो जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा। और ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या है, इसका ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब है कि काउंटर रेडिएशन का रेट बढ़ेगा, काउंटर रेडिएशन का रेट बढ़ेगा तो सतह के समीप का तापमान बढ़ेगा और अंततः वैश्विक ऊष्मन की स्थितियां बनेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें तो आपको यहाँ पे पता ही हैं, तो बताने की जरूरत ही नहीं थी। तो ध्यान रहे कि मीथेन के सोर्स ध्यान रखना है हमें कि किन किन जगहों से मीथेन निकल सकती है, ठीक है। जल भराव इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कोई भी विकल्प पूछ दे तो बना लीजिएगा आप लोग आंसर इससे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। तो एक और इंपॉर्टेंट गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब हेडिंग लगाइए आप लोग, कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। चलिए बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्रोत होता है वो क्या है, तो जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन, ये भी निकलती है कहां से, तो जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण
दहन और ज्वालामुखी प्रक्रिया। ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार की तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। कैसी गैस है? तो आप कह सकते हैं ये है एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस। ठीक, एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है और जल में अत्यंत घुलनशील है। तो तीक्ष्ण गंध वाली है और क्या है? जल में अत्यंत घुलनशील है। अब बताइए कि जब जल में अत्यंत तीव्र गति से घुलनशील है तो एटमॉस्फेयर में रहेगी। एटमॉस्फेयर में रहेगी तो जलवाष्प है, और अगर वर्षा होती है तो वर्षंघनन हो, जलवाष्प का संघनन हुआ और वर्षा हुई, और वायुमंडल में अगर सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है और जान रहे हैं कि जल में तीव्र गति से घुलनशील है, तो इसके प्रभाव से क्या हो सकता है? तो आप जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रभाव से अम्ल वर्षा हो सकती है। तो इसके प्रभाव से अम्ल वर्षा होती है। ठीक, जल में घुलनशील है तो अम्ल वर्षा कराती है। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसों में से एक प्रमुख गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, अम्ल वर्षा के प्रभाव इसके कारण नजर आते हैं। और दूसरी तरफ क्या है? तो दूसरा श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। कपास, गेहूं, इन सब की फसलों को भी प्रभावित करती है। तो दूसरा ये क्या कर रही है? दूसरा ये श्वसन तंत्र पर दुष्प्रभाव, और इसके कारण कपास, गेहूं आदि की फसल पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ये भी ध्यान रहे। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरोफिल को फियोफायरिन में बदल देती है। ध्यान रखिए, क्लोरोफिल को फियोफायरिन में बदल देती है। क्लोरोफिल आप जानते हैं पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल को ये करती है फियोफायरिन में चेंज, और इसके कारण पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता प्रभावित हो जाती है, क्योंकि पत्तियां मुरझा जाती हैं, और पत्तियां मुरझाने के कारण पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कम हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से ये क्या कर रही है? सल्फर डाइऑक्साइड, इस स्थान पर मैं लिख दे रहा हूं, आप अगला पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा। क्या ये कर रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से क्लोरोफिल को चेंज करती है ये फियोफायरिन में, और फियोफायरिन में बदलने के कारण क्या होता है? अंततः इसके प्रभाव से पत्तियां मुरझाने लगती हैं, और पत्तियां मुरझाने से क्या होती है? वनस्पतियां दुष्प्रभावित हो जाती हैं, और इससे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता घट जाती है। तो पारिस्थितिक तंत्र की जो सकल उत्पादकता है, वो सकल उत्पादकता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, सकल उत्पादकता घट जाती है। ये ध्यान रहे। ठीक, तो सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। तो ध्यान, हेडिंग लगाइएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NOx। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी कैसे हैं? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी उच्च तापमान पर जीवाश्म ईंधन का जब दहन होता है, तो अत्यंत उच्च तापमान पर जीवाश्म ईंधन के दहन से, ठीक है, परिवहन वगैरह के प्रभाव से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। नाइट्रोजन के 3 प्रमुख ऑक्साइड, उनमें से एक है नाइट्रिक ऑक्साइड।
तो नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और तीसरा जो सबसे खतरनाक है वो है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ये प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, ध्यान रहे, लेकिन ये वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषकों के उत्पन्न करने के जिम्मेदार कारक हैं। इनके कारण सेकेंडरी पोल्यूटेंट पैदा होते हैं। कैसे होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, ठीक है। भूरे रंग की गैस है, एक भूरे रंग की गैस है, और कैसा है कि इसके कारण हृदय, फेफड़े इत्यादि, जैसे जैसे इसका प्रदूषण बढ़ता जाता है, इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है, तो इसकी सांद्रता बढ़ने से हृदय, फेफड़ा आदि को प्रभावित करता है, ठीक। सिगरेट के धुएं से भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, इसका ध्यान रहे कि सिगरेट के धुएं से भी ये निकलती है, और ये सीधे आपके लंग्स को, और जैसे जैसे इसकी मात्रा घुलती चली जाती है तो ये आपके हार्ट को इफेक्ट करती है, ठीक। दूसरी तरफ क्या करती है कि इसके प्रभाव से लीफ मोटलिंग होती है, पत्तियां मुरझाने लग जाती हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और पौधों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण भी क्या होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता अंततः नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है, ठीक। तो ये दो बातें ध्यान रखना है। कौन सी बात? पहली बात तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उनमें सबसे जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सांद्रता अगर एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो सांद्रता के बढ़ने से हृदय, लंग्स, इन सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और सिगरेट के धुआं आदि से भी निकलती है। और दूसरी तरफ इसकी सांद्रता अधिक बढ़ने से पेड़ पौधे की पत्तियां क्षतिग्रस्त होती हैं, और पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कणकीय पदार्थ के बारे में या पार्टिकुलेट्स मैटर के बारे में। तो अब हेडिंग लगाइए, कणकीय पदार्थ अथवा पार्टिकुलेट मैटर। कणकीय पदार्थ, है नहीं क्या कहीं पे? थोड़ा बहुत हो दीजिए यार। कणकीय पदार्थ अथवा पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में ध्यान दीजिएगा। 1 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक के जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं इन्हें कहा जाता है क्या? पार्टिकुलेट मैटर अथवा कणकीय पदार्थ। तो कणकीय पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? हम कह रहे हैं 1 माइक्रोन से लेकर कब कहां तक? 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कण। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के जो सूक्ष्म कण होते हैं, इन सूक्ष्म कणों को ही कहा जाता है पार्टिकुलेट मैटर अथवा कणकीय पदार्थ कहते हैं। इन कणकीय पदार्थ पे या इन पार्टिकुलेट मैटर में जब भी ठंडा मौसम हो और कैसा मौसम हो? नम मौसम हो, ह्यूमिड मौसम हो, ठीक है। तो ठंडा और नम मौसम। नम का मतलब है आर्द्र या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो। तो जब कभी ठंडा मौसम होता है, नम मौसम होता है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, तो इन कणकीय पदार्थों के चारों ओर जल वाष्प का संघनन होने लगता है, क्योंकि ये
हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस का कार्य करते हैं। आर्द्रताग्राही नाभिक, इसे कहा जाता है क्या? हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस। ठीक, आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। तो ठंड और नम मौसम होता है, और इन ठंड और नम मौसम में इस पार्टिकुलेट मैटर या कणकीय पदार्थ, जिसे हम पीएम भी कहते हैं, पीएम मैटर या पार्टिकुलेट मैटर, इन कणकीय पदार्थों के चारों ओर जलवाष्प का संघनन हो जाता है, और इस संघनन से कोहरा पड़ता है। कोहरा, धुंध का निर्माण होता है। कोहरे का निर्माण होता है, धुंध का निर्माण होता है। पार्टिकुलेट्स मैटर की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, अगर इनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, कणकीय पदार्थ की मात्रा बढ़ती है और इनकी मात्रा अधिक होती जाती है, और ये श्वसन तंत्र के श्वसन में शामिल होकर के आपके श्वसन तंत्र के माध्यम से जैसे श्वसन तंत्र में अंदर जाते हैं, जैसे जैसे इनकी मात्रा अंदर सांस से ग्रहण करके अगर आप अंदर ले रहे हैं इनको, और श्वसन तंत्र में शामिल होने पर कणकीय पदार्थों की मात्रा बढ़ने से म्यूकस की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, एक तरल पदार्थ है म्यूकस, तो इनकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है, ये श्वसन तंत्र में श्वसन में शामिल हो जाते हैं, और श्वसन से जब ये अंदर जाते हैं तो म्यूकस का प्रभाव या म्यूकस का स्राव हम कह सकते हैं, बढ़ जाता है। और जैसे जैसे म्यूकस का स्राव बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, बार बार म्यूकस लंग से निकल के आ रहा है, और इससे अंततः फेफड़े में एल्विलाई क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और लंग्स के कैंसर या फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। तो इसके कारण फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है, ध्यान रहे, कणकीय पदार्थ से। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि अगर 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक सूक्ष्म कण हैं, इन 1 से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को हम क्या कह रहे हैं, कणकीय पदार्थ या पार्टिकुलेट मैटर कह रहे हैं। पार्टिकुलेट मैटर का काम क्या है, ये वायुमंडल में तैरते रहते हैं, और जब कभी ठंडा और नम मौसम आता है तो इनके चारों ओर जलवाष्प का संघनन हो जाता है, और इनके चारों ओर जलवाष्प का संघनन होने से क्या होता है, कोहरे का, धुंध का निर्माण होता है, और ये तैरते रहते हैं। ये श्वसन के माध्यम से जब श्वसन तंत्र में प्रवेश करते हैं तो इनके कारण म्यूकस का स्राव बढ़ जाता है, और म्यूकस के स्राव से लंग्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और इन लंग्स के क्षतिग्रस्त होने से क्या हो सकता है, फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। अब जो ये कणकीय पदार्थ हैं, ये अलग अलग कणों के माध्यम से कुछ बीमारियां होती हैं, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कणकीय पदार्थ से जैसे मान लीजिए कोयले की डस्ट है, क्या है, कोयले की धूल है, ठीक है, कोयले की धूल है, कोयले की धूल में भी कोयला के कण होंगे, पार्टिकुलेट मैटर होंगे, और कोयले के कण से के संपर्क में, यानी कि जो व्यक्ति कोयले के खानों में रहता है, और कोयले के खान में रहने वाले व्यक्ति इस कोयले की धूल के साथ लगातार संपर्क में रहेगा, और ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, कोयले के जो महीन कण हैं, लगातार अंदर जाते रहेंगे, और इनके कारण जो बीमारी होती है इसे कहा जाता है एंथ्रोकोसिस। तो इसका नाम ध्यान रहे, इसका नाम क्या है, एंथ्रोकोसिस। तो कोयले की धूल से एंथ्रोकोसिस नामक बीमारी हो सकती है। अगर सिलिका के धूल के कण हैं, क्या है, सिलिका के धूल के कण हैं, सिलिका के धूल के कण लिख लीजिएगा, सिलिका के अगर कण हैं, धूल के कण हैं, तो इससे हो सकती है जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है सिलिकोसिस। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सिलिकोसिस। तो सिलिका से सिलिकोसिस,
गन्ने की धूल है तो गन्ने की धूल से हो सकता है जो बीमारी होती है उसे कहते हैं बेगासोसिस। तो सिलिका के बाद क्या है? गन्ने की धूल, इससे होता है बेगासोसिस। ठीक है। कपास की डस्ट है, अगर मान लीजिए कि कपास की डस्ट है तो कपास की डस्ट से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं विशिनोसिस। ठीक है, विशिनोसिस। ऐसे ही अनाज वगैरह की धूल है, अगर अनाज की डस्ट है तो अनाज की डस्ट या धूल है, इससे जो बीमारी होती है इसे कहते हैं कृषक फुफ्फुस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, इनको ध्यान रखना है नाम। अगर कोयले की खान से पार्टिकुलेट मैटर निकल रहे हैं और ये हमारे श्वसन तंत्र में सम्मिलित हो रहे हैं तो जो बीमारी होती है इसे कहते हैं एंथ्रोकोसिस। ऐसे ही अगर सिलिका की धूल है, धूल अंदर जा रही है तो जो बीमारी होती है उसे सिलिकोसिस। गन्ने की धूल से बेगासोसिस, कपास की डस्ट से विशिनोसिस और अनाज की डस्ट अगर जा रही है बार बार तो कृषक फुफ्फुस जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक, दो तीन बातें जरूरी हैं इसके बारे में। पहली बात क्या ध्यान रखने वाली बात है कि पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स वायुमंडल में इनकी कुछ मात्रा का होना आवश्यक है। तो पार्टिकुलेट मैटर जो हैं, जो कणकीय पदार्थ हैं, इनकी एक निश्चित मात्रा का होना या कुछ मात्रा का वायुमंडल में उपस्थित होना आवश्यक है, क्योंकि इनके प्रभाव से ये क्या कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, क्योंकि इन कणों के चारों ओर जलवाष्प का संघनन होता है, इसलिए ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस का कार्य करते हैं और वर्षा के लिए आवश्यक हैं। तो वर्षा के लिए आवश्यक इन धूल कणों की या हम कह सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स की उपस्थिति में ही वर्षण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये एक प्रकार से हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ क्या है, अगर इन कणकीय पदार्थों की मात्रा बढ़ जाए, इनकी मात्रा एक सीमा से अधिक मात्रा में बढ़ जाए, तो अभी तक तो हमने पढ़ लिया है कि कितनी जो जो बीमारियां होती हैं उन डिजीज के बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन अगर इनकी मात्रा एक सीमा से अधिक बढ़ती जाती है तो एल्बिडो का प्रभाव बढ़ जाता है। एल्बिडो क्या है? अब आप कहेंगे सर ये एल्बिडो क्या होता है? जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो एल्बिडो को डिटेल में समझेंगे। यहां फिलहाल आप इतना जान लीजिए, एल्बिडो का मतलब होता है परावर्तिता। तो जितना ज्यादा धूल कण होंगे एटमॉस्फेयर में, सूर्य से हमने अभी पढ़ा ना, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में सूर्य सौर ऊर्जा आ रही है, तो जैसे जैसे धूल कणों की मात्रा बढ़ती जाएगी वायुमंडल में, वैसे वैसे ये धूल कण सूर्य से आने वाले शॉर्ट वेव रेडिएशन को वापस भेज देंगे। तो अगर मान लीजिए कोई सतह है, इस तरह समझते हैं कि अगर ये कोई सतह है और इस सतह से परावर्तन बढ़ जा रहा है, तो ऊर्जा आ रही है सौर ऊर्जा, शॉर्ट वेव रेडिएशन है, और वापस परावर्तित होकर के चली जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। तो जब रिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन का रेट कम हो जाएगा। जैसे जैसे रेट ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम कह सकते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घटता जाएगा, अवशोषण का दर घट जाएगा। अवशोषण का दर घट जाएगा, और अवशोषण का दर घटेगा इसका मतलब क्या है? तापमान घट जाएगा, यही है ना। तो कंक्लूजन अंतिम क्या है कि तापमान प्रभाव घटेगा, ऊर्जा की प्राप्ति कम होगी। तो दूसरी तरफ हमने क्या समझा कि जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, इनकी मात्रा बढ़ने से एल्बिडो का प्रभाव बढ़ जाएगा, और एल्बिडो का प्रभाव बढ़ने से क्या होगा कि इनकी मात्रा बढ़ने से एल्बिडो का प्रभाव बढ़ेगा,
और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो सॉरी टेम्परेचर घट जाएगा। अंतिम प्रभाव क्या है इनका? अंतिम प्रभाव है पेड़ पौधों की पत्तियों में इनकी परतों का जमाव। तो अगर पौधों की पत्तियों में इनका जमाव हो जाता है, पौधों की पत्तियों में इनका जमाव होगा तो क्या होगा? पौधों की पत्तियों में जमाव होने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का दर कम हो जाएगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा और पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। तो हम कह सकते हैं कि इससे प्रकाश संश्लेषण का दर कम हो जाएगा और अंततः पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कम हो जाएगी। ठीक, तो पार्टिकुलेट्स मैटर के बारे में ध्यान रखना है। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कण हैं और इनके प्रभाव से वातावरण में किस प्रकार से दुष्प्रभाव होता है, और इनका इंपॉर्टेंस भी ध्यान रखना है कि वर्षण के लिए ये आवश्यक भी हैं आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल एसिड रेन वगैरह के बारे में समझेंगे और साथ ही पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट कैसे बनता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है, उसको समझेंगे। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।